उत्तर प्रदेश में इस बार चुनावी माहौल कुछ थोड़ा अलग है। तमाम जो बड़े बड़े दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको छोटे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ संजय चौहान जी हैं, जो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिलहाल समाजवादी पार्टी के कुनबेग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। संजय जी, आपको लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि छोटे दलों को इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा हो, इतना ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंसी बढ़ी हो? देखिए सर, छोटे दलों की अगर बात हो तो ये मान करके चलिए कि जो अदर बैकवर्ड जो छोटी छोटी जातियां हैं उनकी बात हो रही है, जिनको राजनीतिक हाशिए पर बराबर रखा गया। और इसी वोट को लेकर के, इसी वोट के इंजीनियरिंग को विगत दिनों में बीजेपी बिठाने में कामयाब रही। और बीजेपी ने बैकवर्ड और अदर बैकवर्डों को ये मैसेज दिया कि सपा आती है मतलब यादव का विकास होता है, सारे बैकवर्डों का हिस्सा अकेले यादव खाता है। हमारी सरकार बनेगी तो हम बैकवर्डों को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अदर बैकवर्डों के लिए लागू करेंगे, उन्हें नौकरी में प्रतिनिधित्व देंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं देंगे और सबसे बड़ी बात कि इनकी महत्वाकांक्षा का शिकार हम नहीं होने देंगे। ये भरोसा अदर बैकवर्डों को दिया और पूरा अदर बैकवर्ड इनके साथ खड़ा हो गया। अखिलेश यादव जी की उस दौर सरकार थी तो इंटरकैम्बेंसी भी थी, कहीं न कहीं लोगों को लगता था कि नहीं, सही में हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। लेकिन सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा पक्षपात अगर बीजेपी ने किया है तो इन्हीं बैकवर्डों के साथ किया है। अभी आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती, मतलब कोई भी भर्ती निकली तो बैकवर्डों का जो 27% आरक्षण है उस आरक्षण के अनुपात में भी भर्ती नहीं लिया गया। और जब से ये सरकार आई है तब से बैकवर्डों की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अभी इस बार की छात्रवृत्ति देखिए, अल्पसंख्यकों की बात करती है बीजेपी, अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति इसने दे दिया, जनरल की छात्रवृत्ति 100% दे दिया, एससी की छात्रवृत्ति 100% दे दिया। अभी बैकवर्ड के लोगों के 1% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो ये चीजें धीरे धीरे बैकवर्डों को ये अब लग गया है कि हमारी फूट का फायदा बीजेपी उठाया और हमारे ही लोगों के खिलाफ काम किया। नहीं, आपको क्या लगा कि अब क्या समझ में आया कि आपको क्या गलती हुई, क्या भूल हुई? आप कह रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा था बहुत कुछ होगा और कहां पे आपने बता दिया कि ठीक है छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। इसके अलावा भी आपको लगता कि हर स्तर पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ? बिल्कुल, ये जो भी बैकवर्ड्स के लीडर इनके साथ खड़े हुए, 2017 के चुनाव में भी भाजपा का चेहरा योगी जी नहीं थे, भाजपा का चेहरा बैकवर्ड लीडर को आगे किया गया। तो कई चीजें लगी बैकवर्डों को कि अब अदर बैकवर्ड का मुख्यमंत्री होगा, अदर बैकवर्डों का मान सम्मान बढ़ेगा, अदर बैकवर्डों के साथ जो तलपी हो रही थी वो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, हम अपनी बात करें तो जब तक मेरा समाज कांग्रेस और सपा और बसपा के बीच वोट देता रहा तब तक वो राज्यसभा में भी रहा और लोकसभा में भी रहा। एक तरफा एक मुश्त जब से हुआ है बीजेपी के साथ, तब से न तो आज राज्यसभा में है न लोकसभा में है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी इस समाज को, हमारे लोगों को नहीं मिला और ये चीज हमारे लोग पूरी तरह से समझ गए हैं। और जिस इश्यूज पर मैं, जैसे मोदी जी का जो चेहरा बनाया गया कि मोदी जी के जो साथ खड़ा है मतलब वो राष्ट्र के साथ खड़ा है, कांग्रेस और सपा के साथ जो खड़ा है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और जनता मोदी जी पर भरोसा करके राष्ट्र को मजबूत बनाने के नाम पर मोदी जी के साथ खड़ी हो गई। लेकिन आज मोदी जी किसके साथ खड़े हैं? जनता तो राष्ट्र के साथ खड़ी हुई, लेकिन मोदी जी किसके साथ खड़े हैं? मोदी जी चंद पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। और जिस राष्ट्रवाद की परिकल्पना जनता के बीच लेकर के आए और भाजपा का जो राष्ट्रवाद है उसमें तो बहुत फर्क नजर आने लगा। क्या भाजपा का यही राष्ट्रवाद है कि राष्ट्र के पास उसकी अपनी कोई संपत्ति न बचे? जब राष्ट्र की सारी संपत्ति कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगी तो फिर राष्ट्र हमारा कितना कमजोर हो जाएगा। उन लोगों को संपत्ति बेच रहे हैं मोदी जी जो खुद बैंकों का लोन नहीं जमा कर पा रहे हैं और बैंकों से लोन लेकर के भारत की संपत्ति खरीद रहे हैं। अभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बैंकों को बर्बाद करने वाला कौन है? जो लोग बैंकों से कर्ज लिए हैं उसका इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कर पा रहे हैं, वही लोग आज बैंक खरीदने जा रहे हैं।
तो देश जब इस स्थिति में आ गया है कि आने वाली पीढ़ी को जो देश मिलने जा रहा है वो बहुत कमजोर राष्ट्र मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो अब गठबंधन होता है वो आमतौर पर पार्टी के नेता तो मिल जाते हैं, एक साथ रैलियां भी करते हैं, लेकिन वो क्या उतना जनता में या आपके जो वोटर्स हैं उसमें आप उतना पेनिट्रेट कर पाते हैं, उतना मैसेज एक दे पाते हैं कि आपको दल मिल गया है और दिल मिला करके वोट डालना है, काम करना है? देखिए, हर छोटे दलों का अपना एक इश्यूज होता है, जिस इश्यूज पर समाज को खड़ा करते हैं और समाज उनके साथ होता है। हम बहुत सारे लोगों की बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारा पूरा वोटर बीजेपी के साथ था। विगत 2012 में हमने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया और तभी से मेरा समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। लेकिन अब 4 सालों से, जब से हम अखिलेश जी के साथ 2019 के लोकसभा के चुनाव से हम साथ हुए हैं, तब से हमने लगातार काम किया और अपने लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाया कि तुम गलत रास्ते पर हो। जो लोग तुम्हें राजनीतिक भागीदारी नहीं दे सकते, जो लोग तुम्हारे मान सम्मान के साथ नहीं खड़ा हो सकते, जिस सरकार में तुम्हारे लोगों के साथ हकतलफी हो रही है और उस हकतलफी के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, मेरे लोग लड़ रहे हैं, वोट तुम दूसरे को क्यों दे रहे हो? धीरे धीरे समझाने में कामयाब हुए हम लोग और आज हमारा पूरा मुकम्मल रूप से 90% वोट हमारे साथ खड़ा है और अखिलेश जी को मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है, मैंने आपसे कहा कि जो आपका गठबंधन है वो जमीनी स्तर पे जो तब सभी दल जब एक साथ मिल जाते हैं तो वही वर्कर होता है जो एक दूसरे के खिलाफ जमीन पे लड़ाई भी करता है, तो वो एक नेताओं का मिलना तो आसान हो जाता है, मैं कह रहा हूं, लेकिन क्या वर्कर्स के लिए भी इतना आसान होता है मिलना? देखिए, अखिलेश जी के साथ हम लोगों के साथ जो भी दल हैं सबके टारगेट में बीजेपी थी, इसलिए हम जितने लोग इसमें इकट्ठा है सबका वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नजर आएगा। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, क्यों? देखिए, जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि जातियों को लड़ाने का मामला खत्म हो जाएगा। भाजपा कांग्रेस बराबर हर जात के नेताओं के पास बिठाती है और बोलती है तुम्हारी आबादी चौहान से ज्यादा, राजभर को बिठाया हुआ है, राजभर की आबादी चौहान से ज्यादा है, चौहान की आबादी यादव से ज्यादा है, यादव पासवान की आबादी जाटों से ज्यादा है। तो ये एक दूसरे के प्रति जो लड़ाने वाला काम है और जिसकी एक्चुअल संख्या किसी को पता नहीं है, जो सरकार कर सकती है। अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हर जातियों का आंकड़ा पटल पर आ जाएगा और हर जाति को उसकी संख्या के अनुपात पर आप हिस्सेदारी भागीदारी दे दीजिए तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बीजेपी नहीं चाहती है जाति जनगणना कराना, क्योंकि वो चाहती है कि पिछड़े आपस में लड़ते रहे, दलित आपस में लड़ते रहे। हम लोग चाहते हैं कि जनगणना हो जाए, सबकी संख्या का अनुपात आ जाए और सबकी संख्या के अनुपात के आधार पर सबको आरक्षण दे दिया जाए, सबको शिक्षा और नौकरी में प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। आज देखिए, आज आरोप लगता है और यह सही है कि जितनी अनुपात में संख्या जनरल की है उससे ज्यादा अनुपात में वो रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में भी है। रिजर्वेशन भी आज 15% उनकी आबादी है, 10% उनको ईडब्ल्यूएस के नाम पे मिल गया और वो 10% ईडब्ल्यूएस भी बैकवर्डों का 27% रिजर्वेशन में से काट के दिया जा रहा है। बैकवर्डों को तो मात्र 17% रिजर्वेशन मिल रहा है। तो अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबकी एक्चुअल संख्या आ जाएगी। कहीं जनरल की आबादी 15% है, लेकिन जब किसी विधानसभा की बात होने लगेगी तो किसी विधानसभा की बात होने में पता चला कि जनरल, वहां बताने वाले जनरल के लोग जब बताना शुरू करेंगे अपनी जातियों का आंकड़ा तो पता चलेगा कि आधी आबादी तो उन्हीं की हो गई। अच्छा संजय जी, आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि साहब कितनी सीटों पर जनवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और क्या इनका सिंबल अपना होगा या समाजवादी पार्टी के सिंबल पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे पार्टी को अखिलेश यादव जी के साथ चलते हुए 4-5 साल हो गया और लोकसभा के चुनाव में जब हम उनके साथ खड़े हुए तो उनके पास 37 लोकसभा सीटें थी हिस्सेदारी में, महागठबंधन में। उन्होंने हमारे दल को लिया और सम्मानजनक ढंग से उन्होंने 1 लोकसभा की सीट हमें दिया। चंदौली से मैं चुनाव भी लड़ा, जबरदस्ती मुझे हराया गया, एक सम्मानजनक 5 लाख वोट भी मुझे मिला। अखिलेश यादव जी की नीयत देने की है,
सबको साथ लेकर के चलने की है। तो जो हमारे गठबंधन का नेतृत्व करता है, जिसकी नियति देने की है और सबको साथ लेकर के चलने की है, तो वहां सीटों का मसला आएगा ही नहीं। और मैं जहां तक समझता हूं कि मैंने जब भी कोई अपने विचार रखे, जब भी हम कहे कि भैया ये चीजें हैं, ये हमारे लोग लड़ने वाले हैं, तो एक बार भी उन्होंने उस पर टिप्पणी नहीं किया। और मेरे जितने लोग लड़ने वाले थे बोले ठीक है, सबको एक ही साथ बुला दो। तो यही कार्यालय में बैठ करके उन्होंने 2 घंटे में सबसे मिला और बोले ठीक है, देखेंगे जो भी लोग सक्षम है लड़ने लायक, लड़ा देंगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तय हो गया मोटे तौर पे कि आप उन्हीं के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां तक सिंबल का मामला है, तो हमारा अभी रजिस्टर्ड दल है, हमारे पास कोई फिक्स सिंबल नहीं है। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो जो सीटें हमारे लिए आसान होगी कि हम 15 दिन के सिंबल प्रचार से भी चुनाव जीत सकते हैं, तो वहां हम अपने सिंबल से लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। लेकिन जहां टफ मामला होगा, तो हम वहां समाजवादी पार्टी का सिंबल लेकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य है हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिनिधि बने, ताकि हमारी पार्टी आगे मजबूत हो सके। ये हमारा थर्ड पार्टियों की एक सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अगर वो फ्री चुनाव लड़ रही हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी इलायंस में है तो प्री सिंबल लेने का जो नियम है कि इलेक्शन कमीशन को हम 10% सीट लड़ाने का एफिडेविट जमा करेंगे तो हमें वो प्री सिंबल 2 महीने पहले दे देगा, और 10% सीट 41 सीट तो हमें गठबंधन में मिलेगी नहीं, तो हम दे नहीं सकते। तो विगत 3-4 चुनाव से हमारा आरी सिंबल था, लेकिन इस बार हम प्री सिंबल लेने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि हमें 41% सीटें न मिले। तो अब तो हमें जो हमारा उम्मीदवार जो हमारे दल से चुनाव लड़ने वाला होगा, वो जिस दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा उस दिन पता चलेगा कि हमारा क्या सिंबल होगा। और अब नए सिंबल को आप जनता तक पहुंचा पाए कि न पहुंचा पाए, इससे बेहतर आप समझते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी होगा, ये भी होगा। संजय जी, ये बताइए कि सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में? भाजपा कह रही है कि विकास के हर मुद्दे पे उन्होंने अखिलेश के काम को, मायावती जी के काम को पटकनी दी है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इस चुनाव में भाजपा अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। भाजपा को भरोसा अपने नोट पर है। भाजपा इस बार वोटों को खरीदने की पूरी रणनीति बना रखी है, और उसको ये पता है कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों, अदर बैकवर्डों के पॉकेट में पैसा रखेंगे और वोट हमें मिलेगा। अगर बीजेपी ईमानदारी से चुनाव लड़े तो बीजेपी 50 क्रॉस नहीं कर पाएगी, जो आज का माहौल है। लेकिन बीजेपी चुनाव में खरीद फरोख्त करेगी, चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान के मुद्दे पर खड़ा करेगी। नहीं, खरीद फरोख्त की बात तो वो भी कह सकते हैं ना कि आप भी वोटों को खरीदना चाह रहे हैं। हमारे पास कहां, नहीं, हमारे पास कहां पैसा है। सारा देश का पैसा, सारा पूंजीपति बीजेपी के साथ खड़ा है। अगर बीजेपी को अपने पैसे पर भरोसा नहीं होता तो बीजेपी कौन सा काम किया है जो अपने काम के नाम पर वोट मांग ले? बीजेपी जिस इश्यूज पर आई, महंगाई कम करने के नाम पर आई, महंगाई का अनुपात सबसे ज्यादा इस सरकार में बढ़ा, जिसे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। शिक्षा सस्ती करने के नाम पर आई, शिक्षा इतनी महंगा कर दिया कि गरीब का बेटा आज डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दे। बेरोजगारी कम करने के नाम पर आई थी, बेरोजगारी का दर इस सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ा। गरीबी कम करने के नाम पर आई थी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात सबसे ज्यादा इस सरकार में बढ़ा। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई थी, महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा इस सरकार में हुआ। अच्छा प्रशासन देने के नाम पर आई थी, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ इस सरकार में हुई, पुलिस ही बेनकाब हो चली है। ये क्या गुंडागर्दी कम करेंगे? इनके सारे गुंडे तो थाने में बैठ करके दलाली कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि एक्सप्रेस वे दिए हैं, मेट्रो दिया है, गरीबों के, किसानों के खाते में सम्मान निधि पहुंचाई है, गरीबों को राशन दिया है, और इसका सीधा प्रभाव चुनाव में पड़ेगा। देखिए, एक्सप्रेसवे इनका नहीं है, जनता पूरी तरह से जान गई है कि एक्सप्रेसवे अखिलेश जी का है, इस काम को आगे बढ़ाए हैं। एक्सप्रेसवे से इनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मेट्रो अखिलेश जी ने दिया है, इनको इस काम को आगे बढ़ाया है। योगी जी ने कोई काम नहीं किया है। अखिलेश के किए हुए काम को, अखिलेश यादव जी के किए हुए काम को इन्होंने बस आगे बढ़ाया है और उसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। ये काम के नाम पर तो वोट नहीं मांग सकते। ये जान रहे हैं
कि हम काम के नाम पर वोट मांगने जाएंगे, समाज में कहीं नहीं टिकेंगे। इन्हें भरोसा सिर्फ नोट पर है, इन्हें भरोसा सिर्फ जातीय उन्माद पैदा करने पर है, इनको भरोसा धार्मिक उन्माद पैदा करने पर है, जो इस बार चलने वाला भी नहीं है। जैसे जो जातियां धार्मिक उन्माद में इनके पीछे खड़ी हो जाती थी, अब उन जातियों का सारा प्रतिनिधित्व, उन जातियों का सारी लीडरशिप अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। तो ये फंडा में इनको चलने वाला नहीं है। संजय जी, आप बड़ा आहत होते हैं, कहते हैं बड़ा दुख होता है, आपको लगता है कि आपके जात बिरादरी को हक नहीं मिल पा रहा है, आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, पृथ्वीराज जी की लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं, कहते हैं आप जितना सम्मान मिलना चाहिए उस योद्धा को नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे पूरा कर पाएंगे सब कुछ आप? देखिए, हमारा पूरा समाज बीजेपी के साथ खड़ा था और मुझे याद है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ गाजीपुर में आए हुए थे, उनकी रैली थी और मनोज सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे, पहला चुनाव 2014 में। प्रभुनाथ चौहान 2009 में भाजपा से लोकसभा लड़े थे, लेकिन भाजपा का जब माहौल खड़ा हुआ तो प्रभुनाथ चौहान का टिकट काट करके मनोज सिन्हा को दे दिया गया। इससे थोड़ा सा हमारे समाज के लोगों के बीच आक्रोश था। उस आक्रोश को ठंडा करने के लिए मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से एक्सप्रेस चलाएंगे, पृथ्वीराज चौहान के नाम से एक बड़ा पार्क बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे। हमारे लोगों ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि कंधार में मिली है, जिस पर लोग जूते मार रहे हैं, उनकी अस्थि तो लाओ। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि इस पर भी हम पहल करेंगे, लेकिन आज तक बीजेपी ने क्या किया? इस देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका हमारे समाज की थी। महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह चलाने वाले बुद्धू नुनिया रहे हैं, जिनकी शहादत हुई है। बेगूसराय के नमक बनाने का व्यवसाय हमारे बिरादरी का था। नमक बनाने का काम जब अंग्रेजों ने बंद करा दिया कि अब कंपनी बनाएगी, तो हमारे लोग बेरोजगार हुए और नमक सत्याग्रह सबसे पहले बुद्धू नुनिया ने चलाया कि मैं नमक बनाऊंगा, अंग्रेज कैसे रोकेंगे। और नमक बनाया उन्होंने, चैलेंज देकर के बनाया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, नमक कानून को तोड़ा और जिंदा खोलते हुए कढ़ाई में बुद्धू नुनिया को अंग्रेजों ने फेंक दिया था, उनकी शहादत हो गई थी। ये मुटुकधारी प्रसाद चौहान, जिन्होंने महात्मा गांधी को रहने की जगह दिया, जब महात्मा गांधी को के पीछे कोई नहीं खड़ा रहा, तब चंपारण के मुटुकधारी प्रसाद चौहान ने उन्हें अपनी जमीन 2.5 एकड़ लिख करके भितिहरवा में दी और उसी आश्रम में रह करके महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की बुनियाद रखी। 17 चौहानों को एक साथ फांसी दी गई हौज में। इतिहास में कहीं लिखने को नहीं मिलेगा और आज तक कोई भाजपा का नेता उस स्थल पर नहीं पहुंचा है। 7 चौहानों को धनिया मऊ में फांसी दी गई एक साथ, उसे कोई याद नहीं करता। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर हमने पहला कार्यक्रम किया, अखिलेश यादव जी गए तो हम एक बड़ा स्मारक सबसे पहले हम अपने कन्नौज में बनाएंगे और दूसरा जहां डॉक्टर संजय चौहान कह देंगे हम वहां बनाएंगे। तो अखिलेश यादव जी हमारे लोगों का भी सम्मान कर रहे हैं, हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को भी सम्मान कर रहे हैं। नहीं, वो बीजेपी के पास नेता तो है ना चौहान साहब। दारा सिंह चौहान कहते हैं कि पूरा चौहान समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है। संजय चौहान तो अपनी सत्ता के लिए बिरादरी की बात करते हैं और मैं तो सरकार में रह के बिरादरी का काम कर रहा हूं। दारा चौहान अगर सत्ता में रह करके बिरादरी का काम करते तो दारा चौहान अपनी ही विधानसभा में चौहानों के बीच नहीं जा पाते, अपनी विधानसभा में वो चौहानों के गांव में नहीं जा पाते। अगर वो चौहानों का काम करते तो ऐसा उनके साथ नहीं होता। दारा चौहान, फागू चौहान मेरे समाज का कोई फैक्टर नहीं है। इन लोगों ने सत्ता में रहे और अपना काम किए। सामाजिक सरोकार से इनका कोई मतलब नहीं रहा, समाज के सुख दुख से इनका कोई मतलब नहीं रहा। समाज के ऊपर कभी भी आत्मसम्मान का मामला आया होगा तो उनके साथ नहीं खड़े हुए होंगे। हम लोग समाज के हर संघर्ष में खड़े रहे हैं और अपने संघर्ष की बदौलत समाज को भरोसा दिलाया कि हम आपकी लीडरशिप को बेहतर ढंग से कर रहे हैं और आप हमारे साथ खड़ा हो जाओ, आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा। और उस भरोसे के साथ समाज हम लोगों के साथ खड़ा है। और अभी मैं बता दूं, पहले ये तो बीजेपी बताए, अभी बलिया में शिवराज सिंह चौहान गए थे, इनकी जो यात्रा निकली है, हमारे यहाँ गाजीपुर में गए थे। भाजपा बताए ना कि शिवराज सिंह चौहान कौन वाले चौहान है, आ करके चौहान के नाम पर हमारे लोगों को कंफ्यूज कर जाते हैं, जबकि वो हमारे लोनिया चौहान है ही नहीं। वो तो कुर्मी चौहान है, किरार चौहान है, हमारी जात से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन बीजेपी पूर्वांचल में बुला करके उनको कंफ्यूज हमारे समाज को कराती है और इस चीज को भी हमारा समाज जान गया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल चौहान जी, आपको क्या लगता है कि जब
ऐसा तो नहीं होगा कि जो लोग कह रहे हैं ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली बात हो जाए, इतने दल हो जाएंगे आपस में कि वो सब बीजेपी के बी टीम के रूप में बैटिंग करने लगे और भाजपा को बल मिल जाए? देखिए, जब उद्देश्य छोटा होता तो ऐसा होता। अखिलेश यादव जी के साथ जितने भी गठबंधन के दल हैं, सबका प्राथमिक उद्देश्य सरकार बनाना है, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और सबके उद्देश्य में ये चीजें हैं, प्रमुख उद्देश्य ये है। तो जब चीजें हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना है, तो हम अपने पार्टी के द्वारा भी यही सोचते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार कैसे बने, हमारा हित वहां कोई मायने नहीं रखता है। तो जितने भी दल हैं, सबका उद्देश्य है, इसलिए कहीं कोई टकराव नहीं है। कोई टकराव नहीं। अच्छा, आपस में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। अगर चुनाव टालने की कोशिश करते हैं, चुनाव टलता है तो भी बीजेपी का ही नुकसान होगा। कोई नहीं, आप तैयार हैं, चाहे आगे कराए चाहे पीछे कराए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लग क्या रहा है कि चुनाव टल सकता है क्या? अब बीजेपी अगर हारती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप तैयार हैं पूरे तौर पर? हमारा लोग पूरी तरह से तैयार है, और चुनाव ये जब भी करा दें, ये जाएंगे और अखिलेश यादव जी की सरकार। लेकिन ये तो अंतिम समय में बाजीगर है ना, कोई चीज नया इशू ला देते हैं, कई मुद्दे ला देते हैं, जिससे समाज को आप कहते हैं कि वो हम वहां तक, जब तक हम रोकते हैं तब तक जनता तक मैसेज पहुंच जाता है। देखिए, जब तक आदमी किसी के चेहरे से वाकिफ नहीं होता है तो उसके झांसे में आ जाता है। बीजेपी ने जनता के बीच भरोसा खो दिया है, और अब मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, कोई आश्वासन जनता को देंगे, जनता मानने के लिए तैयार नहीं होगी कि ये सिर्फ चुनावी छलावा है, इससे आगे ये सिर्फ जुमला है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए अब इनका भरोसा विश्वास खत्म है। ये कोई भी फंडा अपनाएंगे, कोई भी आश्वासन देंगे, कोई भी चीज करने का प्रयास करेंगे। योगी के अलावा मोदी जी के चेहरे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लड़ाई अखिलेश बनाम मोदी की जा रही है। बीजेपी जान गई है कि मोदी जी और योगी वर्सेस अखिलेश होगा तो हम तो एकदम ही खत्म है। अपने सम्मान को कुछ बचा लें, इसके लिए वो मोदी जी को आगे ला रही है कि लड़ाई मोदी बनाम अखिलेश जी हो जाए। लेकिन मोदी जी का भी अब वो चेहरा नहीं रहा है जिस पर जनता भरोसा करे। इसलिए बीजेपी का जाना एकदम बिल्कुल तय है। जनता अब बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। तो जो भीड़ आ रही है, आपको लगता है वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी? भीड़ तो जो वोट बैंक है, समझिए कि अगर जैसे मैनेजमेंट बीजेपी कर रही है, अगर अखिलेश जी उस तरह का मैनेजमेंट कर लें तो उत्तर प्रदेश का कोई मैदान ही नहीं है जो भीड़ को समाहित कर ले। और जो भी आ रही है भीड़, सड़कों पे आ रही है, जो भी हो रहा है, एकदम पूरी तरह से वो वोट है। वोट में कन्वर्ट होने का तो बात ही नहीं, पूरी तरह से लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। संजय, जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संजय चौहान, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात कही। और जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जो चुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, मऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.